लखनऊ से इस वक्त बड़ी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, हंगामेदार तस्वीरें सामने आई हैं लखनऊ से, जहां पर देखिए पुलिस लाठीचार्ज करते हुए लोगों पर दिखाई दे रही है, लोगों को हटा रही है, तितर-बितर कर रही है। हंगामेदार स्थिति, शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का जो विरोध है वो देखने को मिला है राजधानी लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में विरोध देखने को मिला है और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के घर के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है। सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं अभ्यर्थी। शिक्षक भर्ती मामले में ये एक बड़े हंगामेदार स्थिति सामने आ गई है, जहां देखिए धक्का मुक्की हो रही है, पुलिस के साथ धक्का मुक्की की सिचुएशन इस वक्त सामने आ चुकी है और लोगों को हटाने की कोशिश कर रही है पुलिस। पुलिस के हाथ में आप देख रहे हैं लाठियां हैं, लोगों को हटा रही है, लोगों को इस इलाके को साफ कराने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये अभ्यर्थी सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। हालात तनावपूर्ण बने और स्थिति को काबू में करने की फिर कोशिश पुलिस के जरिए हो रही है। आप देख रहे हैं यूपी पुलिस को शांत कराने की कोशिश कर रही है लोगों को, लेकिन जो अभ्यर्थी हैं वो केशव प्रसाद मौर्य के घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव मौर्य के घर के बाहर अभ्यर्थियों का ये जबरदस्त प्रदर्शन, जहां धक्का मुक्की की नौबत तक आ गई। आप देख रहे हैं प्रदर्शनकारियों को और पुलिस हटाने की कोशिश कर रही है सभी को। तो शिक्षक भर्ती मामले को लेकर लखनऊ में जबरदस्त हंगामा हो रहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हालात देखिए किस तरह काबू से बाहर हो गए, जब पुलिस के साथ धक्का मुक्की तक हो गई। अभ्यर्थियों का ये प्रदर्शन है और पंकज झा हमारे साथ रोविंग एडिटर इस वक्त और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। पंकज, तस्वीरें हम देख रहे हैं, पुलिस के साथ धक्का मुक्की की स्थिति भी हुई है, आखिर क्यों ये अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे थे? देखिए, 69,000 टीचर भर्ती मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच से फैसला आ गया है। इन सबके लिए एक नई लिस्ट जो है, मेरिट लिस्ट जारी होनी है। लेकिन ये जो दलित और पिछड़े समाज के जो जितने भी लोग अभ्यर्थी हैं, उन लोगों का ये कहना है कि इसको सुप्रीम कोर्ट में मामले को अटकाने और भटकाने की तैयारी हो रही है, क्योंकि जनरल कैटेगरी के लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए। उनको लगता है इस वजह से लेट होगा, पिछले 5-6 सालों से संघर्ष कर रहे हैं, इसीलिए वो चाहते हैं कि नियुक्ति पद देने का एक शेड्यूल जारी हो जाए। और इसीलिए ये लोग डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से उनसे मिलने जाने जा रहे थे, जहाँ पुलिस ने उनको रोका, हिरासत में लिया और धरना स्थल से लेकर पुलिस की टीम चली गई है। जी पंकज, आप ही की एक रिपोर्ट है, जब ये पूरा प्रदर्शन हो रहा था, हंगामेदार स्थिति थी, उस वक्त की पंकज झा की रिपोर्ट दिखाते हैं। 69,000 टीचर भर्ती वाले लोग जो हैं वो स्टूडेंट यहाँ पर बैठे हुए हैं धरने पर, और ये लगातार हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच के फैसले के बाद भी ये लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आज ये डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से मिलना चाहते हैं। इन लोगों की जो अलग अलग मांगे भी हैं, फैसला इनके हक में आया है, लेकिन चूंकि मामला दूसरे पक्ष के यानी जनरल कैटेगरी के लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं, इसीलिए ये लोग यहाँ इस वजह से आए हैं कि ये लोग चाहते हैं कि इन हाईकोर्ट के फैसले के बाद उन्हें नौकरी देनी है, उसका एक शेड्यूल जारी किया जाए। क्या मांग है? जब आप लोग को हाईकोर्ट का फैसला आ गया तो इतनी पेशेंस क्यों नहीं? देखिए सर, हमें इन अधिकारियों पे अभी भी भरोसा नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2022 में 5 जनवरी को लिस्ट जारी करवा दी थी और कहा था कि इनको न्याय दे दो, लेकिन इन अधिकारियों ने हीला हवाली करके कोर्ट में फिर मामला फंसा दिया था। इसलिए हमें आज भी भरोसा नहीं है इन पर। कोर्ट का आदेश आ चुका है। आज यहाँ क्या करने आए हैं? हम यहाँ पे केशव प्रसाद जी माननीय उप मुख्यमंत्री जी के आए, जो हमारे पिछड़े समाज से हैं, ये हमारे समाज का ठेकेदार बनने का जो काम है, जो ठेका लिए हैं सब पिछड़े समाज का, तो हमारा काम करवाएं, वरना अपने पद से इस्तीफा दे दीजिए। दलित पिछड़े अगर इस सरकार में उनको न्याय नहीं, तुरंत न्याय नहीं मिलता है, जल्दी न्याय नहीं मिलता है, 2-4 साल लग जाता है। ये वजह केशव प्रसाद मौर्य हों, अनुप्रिया पटेल हों, संजय निषाद हो या ओम प्रकाश राजभर हैं, जो दलित पिछड़े समाज के जो नेता हैं बीजेपी के, विपक्ष के साथ साथ इस मामले को उठाते रहे। इसीलिए ये जो बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं, यहाँ पर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वो आज चाहते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य से मिले और इस बात की गारंटी मिले उन्हें कि कम से कम एक शेड्यूल जारी हो जाए कि उनको नियुक्ति पत्र कब मिलेगा। पुलिस ने भी यहाँ तगड़ा इंतजाम कर रखा है, अतिरिक्त पुलिस फोर्स यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, क्योंकि कई बार ऐसे हुए हैं बीते दिनों में जब इस तरह के धरने प्रदर्शन में लाठियाँ भी चलानी पड़ी है पुलिस को। तो एहतियातन पुलिस फोर्स भी बुला ली गई है ताकि कोई ऐसी स्थिति ना आए और धरना प्रदर्शन 69,000 टीचर में जो शामिल हुए थे परीक्षा में, उनका अब भी जारी है इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद भी। कैमरामैन दुर्गेश के साथ पंकज झा, TV9 भारतवर्ष।
और पंकज जी हमारे साथ लगातार बने हुए। पंकज, आप बात कर रहे थे अभ्यर्थियों से, उनकी तरफ से मांगे साफ नहीं की गई, लेकिन अब क्या चाहते हैं? क्योंकि ये असंतोष अब सड़कों पर उतर आया है, ये आक्रोश सड़कों पर दिखाई दे रहा है। अब क्या चाहते हैं इस नई सूची में? पंकज, आवाज आ रही है आपको? पंकज के पास दोबारा चलेंगे, लेकिन इस बीच हम आपको तस्वीरें बताते चलें। देखिए, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के घर के बाहर ये हंगामेदार स्थिति रही, जब शिक्षक अभ्यर्थियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि इस मामले को कोर्ट में लगातार लंबित किया जा रहा है और हाईकोर्ट के आदेश पर जल्द नई लिस्ट जारी करने की मांग रखी गई है, ये डिमांड रखी गई है। लेकिन हालात तब थोड़े बेकाबू हो गए, नियंत्रण से बाहर हो गए, जब हंगामा ज्यादा बढ़ गया। अब पुलिस ने मामले को शांत कराया है और इन अभ्यर्थियों को हटाया है। और अब खबर आपको जम्मू से बताते हैं। जम्मू में आर्मी बेस पर फायरिंग हुई है। एक और बड़ी खबर, सुजवा मिलिट्री बेस पर फायरिंग हुई है। बेस के बाहर से फायरिंग की गई है। आतंकियों की फायरिंग में एक जवान जख्मी हुए हैं। सुजवा बेस के इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो जम्मू में ये एक बार फिर से फायरिंग हुई है, आतंकियों की ओर से फायरिंग हुई है। जो सुजवा मिलिट्री बेस है वहां पर फायरिंग की गई है। बेस के बाहर से फायरिंग की गई है, जो जानकारी मिल रही है। और आतंकियों की फायरिंग में एक जवान जख्मी भी हुए हैं। इस फायरिंग के बारे में और ज्यादा जानकारी अंकित भट्ट दे रहे हैं। अंकित, क्या जानकारी मिल रही है इस हमले के बारे में? देखिए, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक सुजवा आर्मी कैंप जो है जम्मू के आउटस्कर्ट्स में पड़ता है और यहाँ पे आतंकियों की तरफ से फायरिंग की गई। हालांकि जो सूत्र है वो ये भी बता रहे हैं कि सेना की तरफ से रिटेलिएशन भी किया गया और इसी बीच जो भारतीय सेना का एक जवान है वो इंजर्ड बताया जा रहा है। वहीं भारतीय सेना की तरफ से ड्रोन, उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के जो टॉप ऑफिशियल्स हैं वो भी इस समय मौके पे पहुंच चुके हैं और पूरे इलाके में, आसपास के पूरे इलाके में सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन जो है वो शुरू किया गया है, ताकि जल्द से जल्द इन आतंकियों को पकड़ा जा सके। इस इलाके की अगर बात की जाए, ये सुंजवा का इलाका पड़ता है और ये एक तो जो जम्मू सिटी से आउटस्कर्ट्स के बाहर पड़ता है। दूसरी खास बात ये कि ये प्लेन इलाका है और ऐसे में सुरक्षा बल जो है वो लगातार अब पूरे इलाके में मैसिव सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन चला रहे हैं, ताकि जल्द से जल्द इन आतंकियों की धरपकड़ की जा सके। 2018 में आपको याद होगा कि इसी आर्मी कैंप पे आतंकियों की तरफ से अटैक भी किया गया था और आज एक बार फिर इस आर्मी कैंप के पास जो है आतंकियों की तरफ से जो सूत्र बता रहे कि फायरिंग की गई, सेना की तरफ से भी रिटेलिएशन फायर। सुरक्षा बलों की तरफ से क्या कुछ जानकारी मिल रही है? कितने आतंकी रहे जिन्होंने बेस कैंप से बाहर से फायरिंग की है? देखिए, ये बताना अभी मुश्किल होगा, लेकिन जिस तरीके से आतंकियों की तरफ से फायरिंग की है, ऐसा लग रहा है कि दो से तीन आतंकी जो है वो हो सकते हैं जिन्होंने इस बेस कैंप पे फायरिंग की है। जी, तो अंकित बता रहे हैं सुजवा मिलिट्री बेस है जहां पर बाहर से फायरिंग की गई। कितने आतंकी रहे ये नहीं पता है, लेकिन पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ करा दिया गया है, पूरे इलाके को खाली करा दिया गया है और एक मैसिव सर्च ऑपरेशन इस वक्त चलाया जा रहा है इस पूरे इलाके में। सुजवा मिलिट्री बेस कैंप है ये, जहां पर फायरिंग की गई आतंकियों की ओर से। एक जवान जख्मी भी हुए हैं, इंजर्ड हुए हैं और अब सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, ड्रोन से मदद ली जा रही है। और आइए अब खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। बात करते हैं बहराइच में जो आदमखोर का आतंक है उसको लेकर। आपको बता दें कि यूपी के बहराइच में भेड़ियों का आतंक लगातार जारी है और अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है। बहुत ज्यादा चिंताजनक हालात है। 50 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। 50 दिन से ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन अब तक पूरी तरह से ये जो भेड़िए हैं वो कब्जे में नहीं आ पाए हैं। 50 गांव में, आसपास के 50 गांव में दहशत है। 80,000 लोग प्रभावित हुए हैं। ऐसा ये लग रहा है कि आदमखोर के आपातकाल में इन भेड़ियों से सिस्टम हार गया है, क्योंकि अब तक ये कब्जे में नहीं आ सके। 80,000 लोग प्रभावित हैं और लगभग 50 से ज्यादा गांव इस वक्त दहशत में हैं। भेड़िए का आतंक है और एक और शिकार किया है। एक बच्ची की मौत हो गई है, बताया जा रहा है 10 लोगों की मौत हो चुकी है, ज्यादातर बच्चे इसमें हैं। 50 दिन से ज्यादा ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन अब तक कब्जे में नहीं आ पाए हैं भेड़िए।
4 भेड़िए कब्जे में आए, इन्हें रेस्क्यू किया गया, लेकिन अब भी बताया जा रहा है कि 2 भेड़िए अब भी खुले में घूम रहे हैं पूरे जंगल में और उनके लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी के बहराइच में आदमखोर भेड़िए का आतंक जारी है। भेड़िए के हमले में एक और बच्ची की मौत हुई है और भेड़िए के हमले में मौत हुई है 10, कुल मिलाकर मौत का आंकड़ा पहुंच चुका है। भेड़िए के हमले में बुजुर्ग महिला घायल हुई है। भेड़िए के हमले में अब तक 10 की मौत हो गई है, 50 से ज्यादा लोग घायल हैं। सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लोगों में खौफ पसरा है, दहशत है कि अब कैसे काबू में आएगा ये जो भेड़िए हैं, वो कैसे काबू में आएंगे। 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और सबसे ज्यादा दिक्कतें गांव वालों के लिए, जो गांव की जनता है उनके लिए रात में हो रही है, क्योंकि भेड़िए रात में शिकार कर रहे हैं। एक और मौत से सनसनी फैल गई है और दहशत में है पूरा गांव। आसपास के गांव में भेड़िए को लेकर बहुत ज्यादा डर है और खौफ है, कभी भी अटैक हो सकता है। और आइए आपको सुनाते हैं जो घायल महिला हुई है भेड़िए के हमले के बाद, उनका क्या कुछ कहना है। हो गई, एक पल्ला खुल गया, एक बंद रह गया, कहीं का पेशाब करके वहाँ का खींच लाया, सबसे ढीली बड़ी तो आज बचा पड़ोसियों ने। तो ये जो महिला घायल हुई वो अपनी आप बीती बता रही थी। अब आपको घायल महिला के बेटे की बात सुनवाते हैं, उन्होंने क्या कुछ देखा, उन्होंने क्या कुछ सुना। हमें भेड़िए ने अटैक किया, इन्होंने देखा बताया था और हम दूसरी जगह से जब शोषण हुआ तो हम भी दौड़े गए और हिसाब करने के लिए दरवाजा कुछ हलवा रहेगा तब हम लगे बताओ। और गांव वालों ने या आपकी माता ने किसी ने भेड़िए को देखा था? माता जी ने देखा। विशेष समस्या ये आ रही है कि एक गांव में ना होकर अलग अलग गांव में हो रहा है और एक नया गांव चुन लिया जा रहा है उसके द्वारा। वन विभाग द्वारा 4 पकड़े गए हैं और जो पुलिस की टीम है, प्रशासन की टीम है, वो लगातार लोगों को जागरूक कर रही है। 4 हम लोगों ने पकड़े हैं और वन विभाग लगातार प्रयास कर रहा है, बाकी भी पकड़े जाएंगे। मैं आपके माध्यम से यही अपील करना चाहती हूँ कि थोड़े दिन लोग जागरूक रहें और घरों के अंदर ही सोएं या छत पे सोएं, बाहर ना सोएं, विशेष रूप से सचेत रहें। तो जो इलाके के डीएम हैं उनको आपने सुना, वो बता रहे हैं कि किस तरह से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और भेड़ियों की तलाश की जा रही है। अलग अलग गांवों को चुन रहा है ये भेड़िया, इस वजह से दिक्कतें बढ़ रही हैं। और बहराइच में भेड़िए का आतंक लगातार जारी है। बीती रात हमले में बच्ची की मौत हो गई और 49 दिन से ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आपको बता दें अब तक 4 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं। डिटेल में जानकारी दे रहे हैं जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है, सर्च ऑपरेशन। 2 की तलाश की जा रही है। 10 लोगों की मौत हो चुकी है, 10 लोगों को शिकार कर चुका है ये भेड़िया। अब तक करीब 50 लोग घायल हुए हैं। गांव की, पूरे गांव की, जिस गांव में ये भेड़िया जा रहा है, लोकेशन ट्रेस करके पूरे गांव की घेरेबंदी कर दी गई है। ड्रोन कैमरे से नजर रखी जा रही है और जैसा कि हम जानकारी आपको दे रहे हैं, मौत का आंकड़ा बढ़ गया है, 10 लोगों की जान चली गई है, 50 लोग घायल भी हुए हैं। और जिस तरह से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, आपको बता रहे हैं एक एक गांव को चिन्हित किया गया है, जानकारी ली गई है कि किस किस गांव में गया भेड़िया और इसकी घेरेबंदी की गई है। ड्रोन कैमरे से नजर रखी जा रही है, इंफ्रारेड ड्रोन की भी मदद ली जा रही है। 50 गांव में खौफ पसरा हुआ है, 50 गांव में, और कई पिंजरे लगाए गए हैं। हर कॉर्नर पर आप जो सर्च ऑपरेशन चल रहा है उसमें पिंजरे लगाए गए हैं। लेकिन अब तक ये जो 2 भेड़िए हैं, इनका आतंक कम नहीं हुआ है, ये लगातार जारी है और इन्हें पकड़ने की कोशिशें तेज हैं। जी हाँ, उत्तर से लेकर दक्षिण तक आफत का ये सैलाब है जो बरस रहा है और सितंबर शुरू होने के साथ ही ये जो सितम है बारिश का, वो भी बढ़ता जा रहा है। देश के कई राज्यों में आफत की बारिश हो रही है। तेलंगाना में लगातार बारिश हो रही है, रुक नहीं रही है बारिश, और जिसकी वजह से लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। बारिश से जनजीवन बेहाल है, लोगों के घरों में पानी घुस चुका है, सड़कों पर सैलाब जैसा आलम है। तेलंगाना के साथ साथ आंध्र प्रदेश में भी 2 दिनों से तेज बरसात हो रही है। विजयवाड़ा में हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है और सभी घर पानी में इसकी जद में आ चुके हैं। आपको हम तस्वीरें अलग अलग इलाके से दिखा रहे हैं, उत्तर से लेकर दक्षिण तक। गाड़ियां पानी में फंस चुकी हैं जगह जगह, कई जगह लोग पानी के बीच में फंसे नजर आ रहे हैं। राजस्थान के जयपुर में भारी बारिश के बाद एयरपोर्ट का जो हिस्सा है वो पानी में डूब गया, जिसके चलते यात्रियों को काफी दिक्कतें हुई, परेशानी हुई। वहीं गुजरात आपको लेकर चलेंगे,
गुजरात के वडोदरा से बाढ़ के बीच गरबा करने की तस्वीरें भी सामने आई हैं। ये अनोखी तस्वीरें सामने आई हैं। आधे हिंदुस्तान में लेकिन जल सैलाब है और इस वजह से सबसे ज्यादा परेशानी अब जो बढ़ी है, पहले तो हम उत्तर भारत की तस्वीरें दिखा रहे थे, लेकिन अब दक्षिण भारत में भी लगातार परेशानी बढ़ रही है। आपको बता दें, आंध्र प्रदेश में पिछले 2 दिनों के अंदर हुई बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो चुके हैं। राज्य के कई इलाके जलमग्न हैं। ये आप ड्रोन तस्वीरें देख रहे हैं पूरे आंध्र प्रदेश के इलाके की, जहां पर दूर दूर तक आप देख रहे हैं सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। विजयवाड़ा की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ड्रोन के सहारे इस पूरे इलाके को कैप्चर किया गया है और आप तस्वीरें देख रहे हैं, हर तरफ हर जगह डूबी हुई है पानी में। हालात विजयवाड़ा के खराब हैं। कुछ इलाकों में कई फीट तक पानी भरा है। करीब 3 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। पूरे शहर में बाढ़ आ गई है, हर तरफ पानी है। हमने आपको विजयवाड़ा की तस्वीरें दिखाई। अब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में लगातार बारिश हो रही है और भी तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं। विजयवाड़ा की ही हालात कैसे बिगड़ रहे हैं, देखते ही देखते देखिए लोगों के कमर तक पानी भरा हुआ है। लोग मजबूर हैं। अब बीच रास्ते का ये इलाका है, सड़क है जहां पर पानी बहता हुआ दिख रहा है। बोट का सहारा लेना पड़ा। जो SDRF है, स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स, वो पहुंची है, रेस्क्यू टीमें पहुंची हैं। भारी बारिश से परेशानी बढ़ गई है लोगों की, और न सिर्फ इंसानों की बल्कि जानवरों की भी। आप देख रहे हैं उन्हें भी बचाने की कवायद जारी है, उन्हें भी सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने की कोशिशें जारी हैं। कई फीट तक पानी भरा है सड़कों पर। लोगों की जो आवाजाही है उसमें बहुत दिक्कतें आ रही हैं। यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। सड़कों पर समंदर जैसे हालात बन गए। देखिए नावें चल रही हैं सड़कों पर। कई घरों में पानी घुस चुका है। 2 सितंबर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आज की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं विजयवाड़ा से। और एक और तस्वीर आइए दिखाते हैं, आगे बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश के अमरावती की तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं। यहां पर भी लगातार बारिश हो रही, हालात यहां पर भी खराब हैं। लोग बेहाल हैं। लोग कैसे रस्सी के सहारे देखिए एक सुरक्षित जगह पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। रिहायशी इलाकों में पानी चला गया है, लेकिन ये बहाव देखिए कितना ज्यादा है। वेंकटिया पालेम जगह है आंध्र प्रदेश में, जहां पर पानी का तेज बहाव एक तरह से बीचों बीच सड़क के नदी बह रही है और इस नदी को क्रॉस करते हुए लोग एक छोर से दूसरे छोर पर जाते हुए दिख रहे हैं। लेकिन लोगों के हालात समझिए कि कितने ज़्यादा परेशानी वाले हालात होंगे, क्योंकि अपनी इनकी जान को लेकर बहुत बड़ा रिस्क है, बहुत बड़ा जोखिम है और लोग इस तरह रस्सी के सहारे नदी पार कर रहे हैं। और आइए आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर दिल्ली से। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को लेकर ईडी की टीम निकल चुकी है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुबह से ही छापेमारी की कार्रवाई चल रही थी ईडी की ओर से। सुबह घर पर सबसे पहले ईडी की टीम पहुंची सुबह और उसके बाद आगे सर्च ऑपरेशन चलाया गया। अमानतुल्लाह को अब घर से लेकर निकल गई है। ये देखिए अमानतुल्लाह खान कुछ बोलने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ से आरोप लगाया गया कि आम आदमी पार्टी को तोड़ने की ये साजिश है। क्या कुछ कह रहे हैं अमानतुल्लाह खान, आपको सुनवाते हैं। तो मीडिया बात करने की कोशिश कर रही है अमानतुल्लाह खान से। ईडी की टीम निकल चुकी है उनको लेकर। जो जानकारी मिल रही है इस वक्त, मनी लॉन्ड्रिंग का ये मामला है दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़ा हुआ, जिसको लेकर तफ्तीश कर रही है ईडी की टीम। और अभी जो हमें अपडेट मिल रहा है कि अमानतुल्लाह को साथ लेकर निकली है टीम। हालांकि बातचीत करने की पूरी कोशिश कर रही थी। शालिनी वहां पर मौजूद है, हमारी सहयोगी शालिनी वाजपेयी। वो बातचीत करने की कोशिश कर रही थी अमानतुल्लाह खान से, लेकिन बातचीत हो नहीं पाई। अमानतुल्लाह ने खुद ने एक वीडियो जारी करके अमानतुल्लाह खान ने खुद एक वीडियो जारी करके कहा कि मेरे खिलाफ साजिश है, और उनकी तरफ से कहा गया आम आदमी पार्टी को तोड़ने के लिए ये कोशिश हो रही है। इस बीच ये जानकारी मिल रही है कि अमानतुल्लाह खान ने कहा है मीडिया से बात करते हुए, मैं बेकसूर हूं, मैं निर्दोष हूं। क्या कुछ कहा अमानतुल्लाह खान ने, आपको सुनवाते हैं।
और जितेंद्र शर्मा और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, क्या अमानतुल्लाह को साथ लेकर निकली है ईडी की टीम? जी बिल्कुल, देखिए सूत्रों के मुताबिक ईडी ने अमानतुल्लाह की गिरफ्तारी कर ली है। आम आदमी पार्टी के एमएलए अमानतुल्लाह, इसके अलावा अमानतुल्लाह पर आरोप था कि वक्फ बोर्ड घोटाले का और उसमें 32 ऐसी नियुक्तियां थी जो गलत तरीके से की गई थी वक्फ बोर्ड के अंदर। उसको लेकर बाकायदा सबसे पहले एसीबी ने यानी कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने अपनी तफ्तीश शुरू की, एफआईआर दर्ज कर और अमानत की गिरफ्तारी की थी। उसके बाद सीबीआई ने इस मामले की तफ्तीश की, एफआईआर अलग से एक दर्ज की गई एसीबी के एफआईआर को आधार बनाकर, और सीबीआई ने भी उस वक्त अमानत की गिरफ्तारी की थी। लेकिन अब ईडी ने पीएमएलए के तहत अमानत के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया होता। कई राउंड अमानत से इस मामले में क्वेश्चनिंग की गई और अब जो सूत्र इस वक्त ईडी के बता रहे कि अमानत की गिरफ्तारी फिलहाल कर ली गई है। सुबह 7 बजे ईडी की जो टीम थी वो अमानत के घर पहुंची थी जामिया में, लेकिन अमानत ने काफी देर तक ईडी अधिकारियों को घर में घुसने की इजाजत नहीं दी। उसके बाद बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स मौके पर बुलाई गई और उसके बाद अमानत के घर पर बाकायदा एक सर्च ऑपरेशन किया गया, घर पर पूछताछ की गई और उसके बाद अमानत की गिरफ्तारी फिलहाल कर ली गई है। जितेंद्र, एक बार ये बताइए दर्शकों को कि किस तरह से जो गिरफ्तारी हुई, क्या कुछ केस इन पर है? दिल्ली वक्फ बोर्ड का मामला है, किस केस के तहत गिरफ्तारी हुई? जी बिल्कुल, देखिए वक्फ बोर्ड घोटाले का आरोप अमानत के ऊपर लगाया गया। उस वक्त अमानत चेयरमैन थे वक्फ बोर्ड के अंदर और आरोप था कि 32 नियुक्तियां इसमें की गई हैं जो कि गलत तरीके से तमाम अनियमितताओं को बरतते हुए ये नियुक्तियां की गई हैं, जिसमें से 5 जो हैं वो अमानतुल्लाह खान के रिश्तेदार बताए जाते हैं, बल्कि जबकि जो बाकी लोग हैं वो अमानत की कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग हैं। यानी कि जो 32 अवैध नियुक्तियां थी उनको लेकर अमानत के खिलाफ सबसे पहले एंटी करप्शन ब्यूरो ने मुकदमा दर्ज किया था। इसके बाद बाकायदा एंटी करप्शन ब्यूरो ने अमानत के ठिकानों पर, उसके करीबियों के ठिकानों पर रेड की, जहां से बड़ी संख्या में असलहा बरामद हुआ था। इसके अलावा वहां पर तमाम ऐसे रिकॉर्ड बरामद हुए जो कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को दर्शाते थे इस पूरे मामले को लेकर। इसकी जांच फिर सीबीआई ने की। जब ईडी के पास मामला है तो ईडी ने बाकायदा पीएमएलए का केस दर्ज किया और पता चला कि दरअसल अमानत जिस वक्त चेयरमैन के वक्फ बोर्ड के, उस दौरान उन्होंने न सिर्फ 32 नियुक्तियां गलत तरीके से की थी, बल्कि जो वक्फ बोर्ड की जमीन थी उसको भी किराए पर दिया हुआ था गलत तरीके से। तो ये तमाम आरोप थे अमानत के ऊपर, जिनको लेकर लगातार ईडी अपनी तफ्तीश कर रही थी और अब ईडी ने अमानत की गिरफ्तारी की है, जैसे कि सोर्सेज अभी बता रहे हैं। जी बिल्कुल, बड़ी खबर दे रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं जितेंद्र। अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी हो गई है, ईडी की टीम साथ लेकर गई है, जो सूत्र बता रहे हैं, और ये मामला दिल्ली वक्फ बोर्ड के मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है। लेकिन जब गिरफ्तार करके लेकर जा रही थी ईडी की टीम, तब की रिपोर्ट शालिनी वाजपेयी जो हमारी सहयोगी वहां पर मौजूद थी, उनकी रिपोर्ट दिखाते हैं। आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान को लेकर ईडी की टीम निकल रही है और तस्वीरें देखिए, उनके घर से अमानतुल्लाह खान को लेकर ईडी की टीम निकल रही। सुबह 6 बजे यहाँ पर ईडी की टीम पहुँची थी और अब 12:19 पर टीम यहाँ से निकल रही है। तस्वीरें देखिए उनके घर से, ओखला में जो उनका घर है वहाँ पर ईडी की टीम ने छापेमारी की और फिर अब यहाँ से लेकर उनको निकली टीम। यहाँ से देखिए तस्वीरें साफ आप देख सकते हैं ईडी की टीम किस तरह से उनको लेकर जा रही है। कैमरा पर्सन कपिल के साथ में शालिनी वाजपेयी, टीवी बात दर्ज देंगे। तो शालिनी तस्वीरें दिखा रही थी जब अमानतुल्लाह को लेकर जा रही थी ईडी की टीम, और अमानतुल्लाह खान ने जो पहली प्रतिक्रिया दी उसमें ये कहा गया कि मैं बेकसूर हूं, मैं निर्दोष हूं। इस मामले में 5 घंटे तक ये सर्च ऑपरेशन चला है अमानतुल्लाह खान के घर पर, आम आदमी पार्टी के विधायक पर, और आरोप लगाए गए हैं कि इसमें फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज हैं, वित्तीय अनियमितताएं हैं। जो केस है दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़ा हुआ, इसमें अनियमितताएं हैं और उसी केस की जांच के लिए अब लेकर गई है, गिरफ्तारी हो गई है, जो हमें बता रहे हैं सूत्र, जैसा कि जितेंद्र भी जानकारी दे रहे थे। जितेंद्र इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जितेंद्र ईडी दफ्तर के बाहर से इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जितेंद्र, क्या बताया जा रहा है, यहीं लेकर आया जाएगा अमानतुल्लाह खान को? जी, अब से 5 मिनट पहले ईडी की टीम अमानतुल्लाह खान को उसके घर से लेकर निकली और उम्मीद है कि जल्द से जल्द उनको इसी ईडी हेडक्वार्टर लाया जाएगा। मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा। आप तस्वीरें देखिए किस तरीके से पैरामिलिट्री फोर्स के साथ साथ दिल्ली पुलिस की बड़ी संख्या में यहाँ पर तैनाती की गई है और ये ईडी हेडक्वार्टर है जहाँ पर गिरफ्तारी के बाद अब कुछ देर बाद अमानत को यहाँ लाया जाएगा ईडी की टीम के द्वारा और आगे की जो पूछताछ है वो अमानत से यहीं की जाएगी। और गिरफ्तारी के बाद जाहिर सी बात है राजधानी कोर्ट में अमानत को पेश कर रिमांड भी लेने की कोशिश ईडी की तरफ से की जाएगी। तो लगातार जो दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी हैं उनका अब ईडी हेडक्वार्टर पर पहुंचना शुरू हो चुका है और जो तैनाती है ईडी हेडक्वार्टर पर दिल्ली पुलिस की वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो जिस तरीके से तमाम अनियमितताएं पाई गई वक्फ बोर्ड के अंदर
चाहे वो 32 भर्तियों को लेकर हो या फिर वक्फ बोर्ड की जो ज़मीन थी उस ज़मीन को गलत तरीके से किराए पर देने की बात हो, ये तमाम अनियमितताएं ईडी ने तफ्तीश में पाया इनको। और उसके बाद जब आज अमानत से एक बार फिर पूछताछ करने ईडी की टीम उनके घर पहुंची तो आपने तस्वीरों में देखा भी होगा कि पहले तो अमानतुल्लाह खान की तरफ से ईडी की टीम को घर के अंदर एंट्री करने की इजाज़त नहीं दी गई, और जब उसके बाद बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स उनके घर पर पहुंची सुबह 7 बजे तो 1 घंटे तक इंतजार करने के बाद ईडी की टीम उनके फ्लैट के अंदर गई और उसके बाद उनसे आगे की पूछताछ शुरू की गई। लेकिन जिन बातों का जवाब ईडी की तरफ ईडी अमानतुल्लाह से चाहती थी, जब वो स्पष्ट जवाब नहीं मिल पाया तो आखिरकार अमानत की अब गिरफ्तारी कर ली गई है। पिछली बार भी तकरीबन 13 घंटे तक अमानतुल्लाह खान से इसी ईडी हेडक्वार्टर में ईडी की टीम ने पूछताछ की थी, और आज जैसा कि सूत्र अभी बता रहे हैं कि ईडी द्वारा अमानतुल्लाह की गिरफ्तारी कर ली गई और कुछ देर में अमानतुल्लाह खान को इसी ईडी हेडक्वार्टर के अंदर लाया जाएगा। जी, तो जितेंद्र बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि अमानतुल्लाह खान को लेकर यही पहुंचेगी ईडी की टीम। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ ये मामला है और सूत्र बता रहे हैं, जैसा कि बताया जा रहा है कि अब सीधे अमानतुल्लाह खान के घर से जो लेकर निकली है टीम सीधे ईडी दफ्तर में पहुंचेगी। और जितेंद्र, जैसा कि आप बता रहे थे कि इससे पहले भी 13 घंटे तक पूछताछ की गई है अमानतुल्लाह खान से, क्या कड़ियां जोड़ने की कोशिश ईडी कर रही है? क्या नए सबूत इसमें क्या मिले हैं ईडी को, जिसके आधार पर आज सर्च ऑपरेशन सुबह से इतने घंटे से चलाया जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए इसी साल जनवरी में ईडी ने 5000 पन्नों की चार्जशीट इस केस के अंदर दायर की थी। उसके बाद से लगातार ईडी पूछताछ करने की कोशिश कर रही थी। 5 आरोपी थे अमानतुल्लाह के साथ साथ इस चार्जशीट के अंदर, और जब स्पष्ट जवाब आज नहीं मिल पाया इस घोटाले को लेकर, जो 32 नियुक्तियां की गई थी वक्फ बोर्ड के अंदर गलत तरीके से, और इसके अलावा जो वक्फ बोर्ड की ज़मीनें थी उनको किराए पर दे दिया गया था। अमानतुल्लाह जिस वक्त चेयरमैन होते थे वक्फ बोर्ड में, तो इन्हीं से लेकर कागजात सामने रखकर बाकायदा अमानत से पूछताछ की गई। पिछली बार 13 घंटे की हुई, आज फिर एक बार ईडी की टीम पहुंची थी, लेकिन कोई स्पष्ट जवाब ईडी को नहीं मिल पाया। तो उसके बाद आखिरकार जो ईडी सूत्रों का कहना है कि अमानत की जो गिरफ्तारी थी वो करना बेहद जरूरी था, क्योंकि अब आगे की जो इंटरोगेशन होगी वो कस्टोडियल इंटरोगेशन होगी, यानी कि हिरासत में लेकर पूछताछ हमसे की जाएगी, और कोशिश ईडी की होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा दिन की रिमांड अमानतुल्लाह खान की मिल पाए। तो लिहाजा अब से कुछ देर बाद अमानतुल्लाह खान को इसी ईडी हेडक्वार्टर लाया जाएगा, और तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से बाकायदा बैरिकेटिंग इस वक्त ईडी हेडक्वार्टर के आसपास कर दी गई है। पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान जो हैं वो यहाँ पर आपको तैनात दिखाई देंगे। इसके अलावा बड़ी संख्या में जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं वो भी यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं। खुद जो इलाके के डीसीपी हैं नई दिल्ली के, वो अब से कुछ देर पहले देवेश महिला यहाँ पर पहुंचे थे। इसके अलावा जो डीसीपी हैं वो एसीपी हैं वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। तो कहा जा सकता है कि जो इस वक्त ईडी हेडक्वार्टर के आसपास जो है पूरा कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, क्योंकि ऐसे में उम्मीद है कि बड़ी संख्या में हो सकता है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ईडी हेडक्वार्टर की तरफ कूच करे, तो उसको लेकर बाकायदा एहतियात बरती जा रही है दिल्ली पुलिस की तरफ से। और साथ ही जो आगे की जो क्वेश्चनिंग होगी अमानतुल्लाह खान से, अब वो इसी ईडी हेडक्वार्टर के अंदर होगी। जी जितेंद्र, मैं आपसे और समझना चाह रही हूँ कि ये जो धांधली की गई है, ये जो धांधली के आरोप लग रहे हैं अमानतुल्लाह खान पर, ये धांधली किस चीज़ के? क्योंकि जब वक्फ बोर्ड के प्रमुख रहे अमानतुल्लाह खान, उस वक्त किस तरह की धांधली की गई, और ये केस को कैसे ईडी अब मजबूत बनाने की कोशिश करेगी, जब पहले भी पूछताछ हुई है, आज भी सर्च ऑपरेशन बड़े स्तर पर चलाया गया? जी बिल्कुल, देखिए इस घोटाले के अंदर 2 तरीके के आरोप लगे हैं। सबसे पहला आरोप कि जिस वक्त वक्फ बोर्ड के चेयरमैन होते थे अमानतुल्लाह खान, उस दौरान वक्फ बोर्ड के अंदर 32 नियुक्तियां की गई थी अलग अलग पदों के ऊपर। ये जो 32 नियुक्तियां थी उसमें से जब तफ्तीश शुरू हुई तो पता चला कि 5 लोग जो है वो अमानतुल्लाह खान के रिश्तेदार हैं। इसके अलावा जो बाकी लोग हैं वो उनके करीबी हैं और उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के रहने वाले हैं जहाँ से अमानतुल्लाह खान MLA हैं। तो ऐसे में जब आगे कागजात चेक हुए तो पता लगा कि तमाम तरीके की अनियमितताएं इन नियुक्तियों के अंदर बरती गई है। साथ ही जब तफ्तीश आगे चली तो तफ्तीश के दौरान ये भी पता चला कि जो वक्फ बोर्ड की दिल्ली के अंदर अलग अलग जगहों पर जो ज़मीनें हैं उनको गलत तरीके से किराए पर चढ़ा दिया गया था, और उसका किराया बाकायदा अमानतुल्लाह खान के पास आ रहा था। इस मामले में सबसे पहले ACB ने इन दोनों आरोपों के बाद अपनी FIR दर्ज करी, यानी कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने अपनी FIR दर्ज करी। FIR दर्ज करने के बाद बाकायदा अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी की गई, और उस दौरान एक रेड भी की गई थी अमानतुल्लाह खान और उसके 3 करीबियों के ठिकानों पर, और उस दौरान बाकायदा कुछ एम्यूनिशन बरामद हुआ था। इसके
अलावा एक डायरी बरामद हुई थी जिसमें करोड़ों के लेन देन की बात कही गई थी। तो ये जो एसीबी ने अपनी रेड की, जो एसीबी ने पाया वो सब कुछ बाकायदा सीबीआई को सौंपा गया। सीबीआई ने फिर अपनी एक एफआईआर अलग से सेपरेट दर्ज की इस पूरे वक्फ बोर्ड घोटाले के अंदर, और सीबीआई ने भी अमानतुल्लाह की गिरफ्तारी की थी। फिलहाल अमानतुल्लाह भी जमानत पर थे सीबीआई के केस में। इसके बाद ईडी ने पीएमएल यानी कि प्रिवेंशन। जितेंद्र, मैं आपको रोक रही हूँ, मैं आपके पास आ रही हूँ। जितेंद्र, मैं आपके पास आ रही हूँ। आम आदमी पार्टी का रिएक्शन आ रहा है, सौरभ भारद्वाज कुछ कह रहे हैं, सीधे सौरभ भारद्वाज का रुख करेंगे। खुल्लम खुल्ला केंद्र सरकार की गुंडागर्दी चल रही है। ये गुंडागर्दी है। एक सड़ा गला मामला वक्फ बोर्ड में भर्तियों से जुड़ा हुआ मामला, उस मामले के अंदर वक्फ बोर्ड के उस समय के चेयरमैन और हमारे विधायक अमानतुल्लाह खान साहब को आरोपी बनाना, पहले शोर मचाना 2016 में कि एसीबी जांच कर रही है, एसीबी ने पूछताछ की, एसीबी ने गिरफ्तार भी किया, और फिर उसी एसीबी के मामले के परखच्चे कोर्ट में उड़ गए जब कोर्ट ने उसको जमानत दी और कहा कि आपके इस मामले में कहीं पे भी ये आरोप नहीं लग रहा कि पैसे के लेन देन के आधार पे किसी को नौकरी दी गई। और जितेंद्र शर्मा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जितेंद्र, आम आदमी पार्टी का एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन सामने आया है कि बहुत पुराना मामला है और इसमें कोई तथ्य नहीं है, कुछ कॉन्क्रीट बात नहीं है और कुछ भी ईडी के पास सबूत नहीं है, लेकिन परेशान करने के लिए आम आदमी पार्टी को इसीलिए ये सर्च ऑपरेशन चलाया गया, इसीलिए गिरफ्तारी हो रही है। जी बिल्कुल, देखिए, लेकिन ईडी का साफ तौर पर कहना है कि इस मामले में अमानतुल्लाह से जुड़े तमाम सबूत ईडी के पास मौजूद हैं और ईडी लिहाजा उन्हीं सवालों के जवाब अमानतुल्लाह से चाह रही थी। चाहे वो कौसर जो आरोपी है उसके घर से 8.5 करोड़ रुपए की जो मनी ट्रांजैक्शन की जो डायरी बरामद हुई थी वो सीधे तौर पर अमानतुल्लाह से जुड़ रही थी, मनी ट्रांजैक्शन 8.5 करोड़ रुपए की। तो उससे लेकर भी अमानतुल्लाह से पूछताछ की गई, लेकिन कोई स्पष्ट जवाब अमानत की तरफ से नहीं दिया जा रहा था। इसके अलावा अमानतुल्लाह से उन 32 नियुक्तियों के बारे में पूछताछ की गई जो कि तमाम अनियमितताएं बरतते हुए की गई थी वक्फ बोर्ड के अंदर, उस पर भी कोई अमानत की तरफ से अब तक स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया। तो लिहाजा अमानत की कस्टोडियल इंटरोगेशन बेहद जरूरी थी और यही वजह है कि ईडी ने आज अमानत की गिरफ्तारी की है और अब से कुछ देर बाद अमानत को इसी ईडी हेडक्वार्टर में लाया जाएगा जहां आगे की पूछताछ उससे की जाएगी। इसके अलावा सूत्र हमें यह भी बता रहे कि अमानत के यहाँ से ईडी ने कुछ कागजात भी बरामद किए हैं, कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं जो कि बाकायदा वहाँ से जब्त किए गए हैं और उनकी भी तफ्तीश अब आगे की जाएगी। तो फिलहाल ईडी का कहना है कि ईडी के पास अमानत के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं, तो ऐसे में अमानत की गिरफ्तारी बेहद जरूरी थी क्योंकि अमानत स्पष्ट तौर पर कुछ भी खुलकर ईडी के सामने कबूल नहीं कर रहे थे। तो ऐसे में कस्टोडियल इंटरोगेशन की बेहद ज़्यादा जरूरत थी ईडी को। जी, और इस बीच हम आरोप भी बता रहे हैं अमानतुल्लाह खान पर, क्या कुछ आरोप हैं। ग्राफिक्स के माध्यम से ये सारे आरोप बता रहे हैं कि किस तरह का ये मामला जब 2018 में इस तरह के वित्तीय अनियमितता सामने आई। मैं जितेंद्र आऊंगी आपके पास, एक बार दर्शकों को बता दें कि किस तरह के आरोप अमानतुल्लाह खान पर लग रहे हैं। और इस बीच आम आदमी पार्टी जो है वो गुस्से में है। कहा जा रहा है कि पुराना केस है, इसमें कोई ठोस सबूत नहीं है जांच एजेंसी के पास और जांच एजेंसी का दुरुपयोग हो रहा है। हम आपको बता दें आरोप क्या है। दिल्ली वक्फ बोर्ड में नियुक्तियों में अनियमितता का आरोप है। नियुक्तियों में जो की जाती है, नकदी में, कैश में अपराध की भारी आय का मामला सामने आया। अवैध भर्ती के जरिए नकदी अर्जित की गई और ये अवैध तौर पर हुआ, इलीगली हुआ। इसके अलावा ये आरोप लगा कि अपने नाम पर अमानतुल्लाह खान ने अपने नाम पर अचल संपत्ति खरीदने का उन पर आरोप है। और इसके अलावा ये मामले 2018 से 2022 के बीच के हैं। इसी वक्त में जब वो प्रमुख रहे दिल्ली वक्फ बोर्ड के, ये तब के मामले हैं और अब उनकी गिरफ्तारी हो रही है, जो सूत्र बता रहे हैं। और जहां जितेंद्र मौजूद है वहां पर ही ईडी का दफ्तर है और ईडी की टीम यहीं पर लेकर, बताया जा रहा है, अमानतुल्लाह खान को लेकर आएगी। शुक्रिया जितेंद्र, आपका जानकारी देने के लिए। आएंगे आपके पास आगे अपडेट के लिए। फिलहाल अगली खबर का रुख करते हैं। कन्नौज रेप केस में बड़ी खबर आ रही है। आरोपी नवाब सिंह का डीएनए मैच हो गया है। कन्नौज रेप केस में ये सबसे बड़ा अपडेट है। पुलिस को जांच रिपोर्ट मिली है और जो आरोपी इसमें नवाब सिंह, उसका डीएनए मैच हो गया है। जिसकी जांच की जा रही थी
और इस डीएनए के मिलान के लिए जांच की जा रही थी और अब इस रेप केस में बताया जा रहा है कि आरोपी का डीएनए मैच हो गया है। अब इस केस में जो पुलिस जांच आगे बढ़ाएगी वो एक ठोस जरिए बढ़ाएगी जांच रिपोर्ट, क्योंकि पुलिस को मिल गई है और इसी आधार पर ये बात निकलकर सामने आई है। उक्त प्रकरण में घटनास्थल से फॉरेंसिक एविडेंसेस कलेक्ट किए गए थे, जिसे एफएसएल भेजा गया था। एफएसएल से रिपोर्ट प्राप्त हो गई है, जिसमें दुष्कर्म किए जाने की बात की पुष्टि हुई है। इसमें कन्नौज पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो इसमें फॉरेंसिक रिपोर्ट आई है और जो कि पुलिस को मिली है, जांच रिपोर्ट मिली है। इस पे बताया जा रहा है जो नवाब सिंह आरोपी है, नवाब सिंह पर आरोप है, नाबालिग से रेप का आरोप है और अब डीएनए मिलान हो गया है। और ज्यादा जानकारी इस जांच रिपोर्ट के बारे में हमारे साथ रोविंग एडिटर कुछ देर में जुड़ेंगे, पंकज जी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन ये बड़ा केस है और इस पूरे मामले पर, कन्नौज रेप केस में ये बड़ा अपडेट ये कि जो इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, फॉरेंसिक्स जो इकट्ठा किए गए थे, जो सबूत एफएसएल की टीम ने फॉरेंसिक्स इकट्ठा किए थे, इसकी जांच रिपोर्ट आ गई है। और पंकज झा हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। पंकज, जांच रिपोर्ट में क्या है, क्योंकि बताया जा रहा है आरोपी नवाब सिंह का डीएनए मैच हो गया है। जी हाँ, बिल्कुल। अब से थोड़ी देर पहले बात हुई हमारी कानपुर के एडीजी आलोक सिंह से, तो वो ये बता रहे थे कि जो डीएनए सैंपल जो लिया गया था, आरोपी जो नवाब सिंह है, जो समाजवादी पार्टी का नेता रहा है, तो और जो विक्टिम है जो कि नाबालिग है, दोनों के डीएनए सैंपल लिए थे, डीएनए सैंपल मैच कर गया। डीएनए सैंपल लिए थे, डीएनए सैंपल मैच कर गया। तो ये जो रेप की बात कही गई थी, रेप का आरोप लगा था, मुकदमा दर्ज हुआ था, तो ये रेप की पुष्टि हो गई है। हालांकि इसके अलावा जो तमाम वीडियोग्राफिक एविडेंसेज है, नए जो न्याय संहिता में वीडियोग्राफी भी कराई जाती है इस तरह के मामलों में, तो वीडियोग्राफिक और जो लड़की का, जो पीड़िता का बयान है, और अब जाकर के एक फॉरेंसिक एविडेंस आ गया है जो डीएनए सैंपल मैच कर गया है। इससे ये बात साफ हो गई है कि नवाब सिंह के खिलाफ जो रेप का आरोप लगा था, उस मामले में रेप की पुष्टि हो गई है नाबालिग से। जी, तो पंकज झा महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे थे इस पूरे मामले पर। एक बड़ा अपडेट कि पुलिस को जांच रिपोर्ट मिली है, जो फॉरेंसिक्स जांच कराई गई थी, और फिर नवाब सिंह जो आरोपी है इस मामले में, इस पर आरोप है नाबालिग से रेप करने का, इसका डीएनए मिलान हो गया है और इसी के लिए जांच आगे बढ़ाई जा रही थी।